हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड एनालाइजर एंड ऑक्सीजन एनालाइजर। आई होप लाइक माय वीडियो। नाउ स्टार्ट इंफ्रारेड एनालाइजर। इंफ्रारेड एनालाइजर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है? जैसे कि हमें पता है कि जो अलग अलग गैस होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इन सब गैसेस की एबिलिटी क्या होती है, वो क्या करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उनको वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग वेवलेंथ के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो अलग वेवलेंथ के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, ऑक्सीजन अलग वेवलेंथ के उनको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, उन गैसेज की कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी एक गिवन सैंपल में कि कितनी कंसंट्रेशन है उसका यूज़ करके। तो इसके लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर। गिवन है तुम्हें जैसे दिख रहा है डायग्राम में, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले एक रेडिएशन का सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड एक डिटेक्टर होता है, एक सैंपल चैम्बर होता है। ठीक है, ये मेन पार्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कि देखो इस डायग्राम में जैसे दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये क्या है, एक इंफ्रारेड का सोर्स है। यहाँ से क्या एमिट हो रही है, इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड के सोर्स से ये जो रेज आ रहे हैं ये एमिट होके तुम्हारे यहाँ पर आ रही है एक प्लेन मिरर के पास। प्लेन मिरर इनको रिफ्लेक्ट करके भेजता है पैराबोलिक मिरर पे। उसके बाद ये एक सैंपल से पास होते हैं, जो भी हमारे गिवन गैस का सैंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो गैस होगी उसकी वेवलेंथ को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ये पास होती हैं एक स्लिट के अंदर से, स्लिट के अंदर से पास होके ये जाती हैं कोलिमेटिंग मिरर में, और वहाँ से प्रिज्म के थ्रू आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ऐसे होते होते लास्ट में पहुँच जाती हैं कि यहाँ पर थर्मोकपल है, थर्मोकपल के पास। और थर्मोकपल के पास डिटेक्टर लगा होता है जहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है वो कि कितनी है हमारी जो गैस आ रही है उसकी कोई भी जो गैस आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और ये डिपेंड होता है कौन सी लॉ के द्वारा, बियर्स लॉ के द्वारा। हम क्या बोलते हैं इसको, बियर्स लॉ। और वो क्या कहती है हमें कि जो कंसंट्रेशन होगी, बियर्स लॉ क्या कहती है, जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी 1/α(x) लॉगरिथम ऑफ I0/Ix, जिसमें सी क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कितनी है, अल्फा क्या है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन फैक्टर कितना है, एक्स क्या है, थिकनेस, जो हमने सैंपल लिया था वो सैंपल की थिकनेस कितनी है, कितनी थिकनेस के थ्रू वो गैस हमारी है वो क्या हो रही है, पास हो रही है वो। अब देखो इंटेंसिटी, हमने दो इंटेंसिटी ली थी। पहली इंटेंसिटी क्या थी कि जो सैंपल है, सैंपल में पास होने से पहले उस गैस की कितनी इंफ्रारेड की कितनी इंटेंसिटी थी वो हमने ले ली। और आई एक्स क्या होगी, सैंपल से पास होने के बाद कितनी इंटेंसिटी जो हमारे डिटेक्टर तक पहुंची है वो सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो कोई भी गैस, जिस भी गैस की हमें इंटेंसिटी निकालनी हो, वो गैस की इंटेंसिटी नहीं, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमारी इस फार्मूले में पुट करने के बाद निकलाई, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली इन दो ही गैसेज की निकालते हैं इससे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या होगी, तो हमें पता है भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हम केमिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पर पढ़ते हैं, पोल्यूशन में, कि भाई जो चिमनी होती है, चिमनी से जो पोल्यूशन निकलता है, स्टैक जो गैसेज होती हैं उनको, उन्हीं कंसंट्रेशन भी किसी स्टैक से कितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, उसको मेजर करना होता है हमें। तो वो हम किसके द्वारा करेंगे, इसी के द्वारा, इंफ्रारेड डिटेक्टर के द्वारा। जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन एनालाइजर मतलब किस चीज़ को एनालाइज करेगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को किसी गिवन सैंपल के अंदर या किसी गिवन गैस के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ गैस है, वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन एनालाइजर को। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे तो ऑक्सीजन किसी भी गिवन गैस को, तो जो ऑक्सीजन गैस की एबिलिटी होगी अट्रैक्ट होने की टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो होगी बहुत ज़्यादा होगी बाकी गैसेज के कंपैरिजन में। सारी गैसेज के कंपैरिजन लगभग कई सौ गुना होती है ऑक्सीजन की जो एबिलिटी होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की, यानी ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी किसी मैग्नेट की तरफ। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, ससेप्टिबिलिटी। तो इसकी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम ससेबिलिटी होती है मैग्नेट की तरफ, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए इसका डायग्राम, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम है किसका, ऑक्सीजन एनालाइजर का। ठीक है, तो जो गिवन गैस होती है वो गैस पास होती है तुम्हारे नीचे से, जैसे यहाँ से एक गैस आई, कोई भी वॉल्यूम ऑफ सैंपल है, इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है मेजरिंग सेल और दूसरा होता है तुम्हारा कंपैरिजन सेल इधर। ठीक है, और मेजरिंग सेल के आसपास जो हमारा क्या लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। तो गैस जब यहाँ से आएगी तो किसी तुम्हारे ब्लोवर के थ्रू या
हम कह लेते हैं पंप के थ्रू जो गैस होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मेजरिंग सेल की तरफ और कंपैरिजन सेल की तरफ। अब मेजरिंग सेल में तुम्हें पता है क्या लगा हुआ, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट लगा होने की वजह से जो ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट किस में होगी, मेजरिंग सेल के अंदर ज़्यादा आएगी। और मेजरिंग सेल में जिस तरफ बाहर की साइड, जैसे यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, तो इस तरफ जो फिलामेंट का ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, उस बाहर वाले पोर्शन की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। क्योंकि जो फिलामेंट है वो कैसा है, हीटेड है, हीट हो रहा है वो बार बार, ठीक है, गर्म हो रहा है। तो हीट होने की वजह से उसकी जो ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑक्सीजन की, वो कम होगी और वो ऑक्सीजन नीचे आएगी, नई जो ऑक्सीजन होगी वो वापस ऊपर चली जाएगी। तो उसका एक तरीके से सर्कुलेशन बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा सेल होता है तुम्हारा, जिसकी वजह से पहले, हाँ, मेजरिंग सेल में जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, जो ये वायर कनेक्ट है, एक वायर ये गई हुई है यहाँ से, इन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो हमारी गैस बाद में जा रही कंपैरिजन सेल के अंदर, उसमें कोई भी हमारा मैग्नेट नहीं लगा हुआ, तो ऑक्सीजन जैसे नॉर्मल जा रही है वो नॉर्मल ही जाएगी। उसके बाद ये दोनों जो सेल होते हैं, कंपैरिजन सेल और तुम्हारा मेजरिंग सेल, ये किससे कनेक्टेड है, आगे जाके देखो तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन के ब्रिज के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा है कि वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। और उसके अंदर जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है वो एक रेगुलर रेशियो होता है। जैसे मान लो तुम्हारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और बीच में तुम्हारा इसमें वोल्ट मीटर लगा होता है, ठीक है। तो जो ए बाई सी की रेशियो होगी वो रेशियो होती है बी बाई डी की। बट जैसे ही इसका रेजिस्टेंस ऑक्सीजन जाने की वजह से मेजरिंग सेल का और कंपैरिजन सेल का रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और वो व्हीटस्टोन ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा, जितना इसकी वोल्टेज में चेंज आएगा, उसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। और जिससे हमें क्या निकल जाएगी, हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या थी किसी गिवन सैंपल की।